नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। यूपी में चौथे चरण की जंग के लिए बीजेपी और सपा गठबंधन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है, उस क्षेत्र को बीजेपी की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करने की पुरजोर कोशिश में है। कन्नौज में भी चुनाव चौथे चरण में होने वाला है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। तो खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होना है। यूपी में इस बार अधिकांश क्षेत्रों में बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई है। बसपा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन हाथी की चाल सुस्त नजर आ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं, जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना है कि चौथे चरण में विपक्ष बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने में कितना सफल हो पाता है। इस पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है, उस क्षेत्र को बीजेपी की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी के इस रीढ़ में सेंधमारी करने की पुरजोर कोशिश में है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह इन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी को इन सभी सीटों को दोबारा जीतने का पूरा आत्मविश्वास है। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने सांसदों को फिर से टिकट दिया है। मतलब सीधा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके सांसदों से जनता नाराज नहीं है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। कभी यादव परिवार का गढ़ मानी जाने वाली कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद समेत मिश्रिक, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, कानपुर, अकबरपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, बहराइच और सीतापुर में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। चूँकि कन्नौज में भी चुनाव चौथे चरण में होने वाला है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा साख का सवाल है। खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष है, क्योंकि खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इन सभी सीटों पर काबिज बीजेपी से विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी सीधे हथियाने में गणित पर काम कर रही है। चौथे चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें 5 दलित बाहुल इलाके वाली सुरक्षित सीटें हैं। इन सीटों पर इस बार विपक्ष को बीएसपी का साथ नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। यूपी में इस बार अधिकांश क्षेत्रों में बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई है। बसपा भी चुनाव मैदान में है, लेकिन हाथी की चाल सुस्त नजर आ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं, जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने रुख पर कायम रही, तो सपा ने 80 सीटों के लिए अपनी चाल बदल ली। टिकट वितरण में सपा ने मुस्लिम और यादव की जगह ओबीसी कार्ड खेला है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 5 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सामान्य वर्ग के 34, ओबीसी के 26, अनुसूचित जाति के 16 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट बंटवारे में भाजपा ने जातियों के संतुलन बनाने की कोशिश की है। 7 महिलाएं भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इस बार सपा यूपी में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट वितरण में
यादव और मुस्लिमों को साइड लाइन कर ओबीसी की कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी जातियों को तरजीह दी है। ओबीसी जातियों में कुर्मी पटेल की हिस्सेदारी 7.5% है, जबकि सपा ने इस बिरादरी के 10 प्रत्याशी उतारकर उन्हें टिकटों में 1.6% की भागीदारी दी है। इसी तरह से ओबीसी जातियों में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की भागीदारी 7% है, जिन्हें सपा ने 10% टिकट दिया है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद सपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। यही वजह है कि इस बार सपा ने टिकट देने की अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। सपा का अपने आधार वोट बैंक के बजाय अन्य जातियों को तरजीह देना उसकी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। हालांकि सियासी पंडितों का ये भी कहना है कि यादवों और मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व न देना सपा को भले ही अभी फायदेमंद दिख रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। हालांकि चौथे चरण में 13 सीटों पर होने वाले मतदान में ये बात तय है कि विपक्ष के पास यहाँ पाने के सिवा खोने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने इन सभी सीटों को जीतकर अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका कार्यक्रम में। स्नेहाशीष वर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है वर्धन जी। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है पूजा जी। शुरुआत राकेश पोद्दार जी मैं आप ही के साथ कर लेती हूँ। यूपी में कितने फायदे में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए वक्ता जी, उत्तर प्रदेश में हमारे 80 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें भाजपा कुछ 75 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, रालोद 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और निषाद जी की पार्टी और अपना दल लगभग 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और हम लोगों ने जिस हिसाब से 34 सीट सामान्य वर्ग को देने का काम किया और 25 सीट ओबीसी को और 16 सीट में सुरक्षित जो एससी और एसटी जो आते हैं उनको देने का काम किया। जातीय समीकरण हो गया ना राकेश पोद्दार जी? ये एक जातीय समीकरण हो गया, लेकिन कितनी फायदे में आपको लग रहा है दिख रही है? देखिए वक्ता जी, मैं वही कह रहा हूँ और मैंने अपने जातीय समीकरण के अनुसार देखते हुए हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया और जिसमें हमको लगता है कि 80 से 80 सीट हम लोग जीतने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया। बहुत सारे मुद्दे थे, हम सड़क बनाने का काम किया, चाहे पूर्वांचल की सड़क हो, चाहे अन्ना एक्सप्रेस की बनाने की काम हो, चाहे बहुत सारी सड़कें बनाने का काम किया, जहाँ पे हम लोगों ने लोगों का घर बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय बनाने का काम किया, तो बिजली पहुंचाने का काम किया, नल जल योजना के तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी देख लीजिए, अपनी वहां पे यादव और मुस्लिम के जो समीकरण बना के चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें अपने ही परिवार के, अपने ही घर के सदस्य को 5 लोगों को सीट देने का बात किया था। यही मैं परिवारवाद की बात करना चाहता था, यही परिवारवाद है। रही दूसरी बात, कांग्रेस की बात करना चाहता है। कांग्रेस ने 14 में 400 सीटों पे लड़ा, मात्र उनको 10% सीट आती है, यानी 40 आया। 19 में भी 10% सीट आया, 440 में। इस बार खुद कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ रही है और 300 सीटों पे लड़ने से लगता है कि उनको मात्र 10 सीटें आने का अनुमान है, यानी 30 सीट आएंगी। और मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़े बोलता है, उस अनुसार हमारा इनका मुकाबला 185 सीटों पे है और हमारा वोट परसेंटेज 57% वोट है और हमारा जो घटक दल है जिनका वोट परसेंटेज 8% 7% है, पूरे देश के अंदर, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, वो हमारा 65% होता है और 65%। लेकिन जिस तरह का पैटर्न अभी देख रहे हैं राकेश पोद्दार जी, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, किस तरह से आप समझाना चाह रहे थे, सारी बातों को मैंने ध्यान में रखा है। लेकिन राकेश पोद्दार जी एक बात बताइए, 2019 में सभी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिस चौथे चरण में अब हम कदम रखने वाले हैं। 13 मई को चौथे चरण का मतदान है। क्या लग रहा है इन 13 सीटों में? क्योंकि सेंधमारी तो पूरी तरह से होगी, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन केक वॉक दे देगा और आप चलते चले जाएंगे और 13 सीटें पूरी की पूरी जीत लेंगे। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक ये बड़ी चुनौती नहीं है कि आप अपने अस्तित्व को जिंदा रख पाए, जहां पर आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी पटखनी दी थी, इस बार क्या है? और इन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि जनता भरोसा करेगी? ये तो सारे काम जितने आपने गिनाए ये तो आपने कर दिए, जनता तो अब ये चाहेगी ना कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा कुछ लेकर आए जो ना हुआ हो,
किए हुए कामों पर कैसे आप चाहते हैं कि 2024 की सरकार बन जाए? देखिए वक्ता जी, बहुत अच्छा सवाल था आपका, और मैंने कहा कि मैंने जो काम किए, चलिए उस काम को नहीं गिनाते हुए मैं अगले काम की बात करता हूँ। 2024 के बजट में हम लोगों ने लाया था कि किसान एससी किसानों के लिए और एसटी किसानों के लिए लगभग हम लोगों ने 600-700 करोड़ रुपया एसटी को दिया, 700 करोड़ रुपया एसटी को देने का काम किया कि वो भी आत्मनिर्भर हो। चाहे वो किसान जाति से जो मलाह आते हैं, बुनकर आते हैं, जो जाल बनाते हैं, उनके लिए भी यहाँ लगभग 150 करोड़ रुपया हम लोगों ने उनको देने का काम किया। या किसान की बात कर लें, लगभग महिलाओं के लिए हम लोगों ने नया योजना लाया कि हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों महिलाओं को, दीदी को हम लोग लखपति बनाने का काम करेंगे। ठीक है। और रही दूसरी आदि और सुन लीजिए अवस्था जी, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 400 करोड़ रुपया हम जो युवा हैं, जो उनके आत्मनिर्भर करने के लिए 4 करोड़ युवाओं को 400 करोड़ रुपया का हम लोग लाभार्थी बनाने का काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हमारा एजेंडा, और 70 साल के जो बुजुर्ग हैं जिनकी स्वास्थ्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री खुद करेंगे, जो नल जल योजना थी उस योजना को हम लोग लागू रखेंगे, और किसानों को जो 6,000 रुपया उनके खाते में जाता था वो 6,000 रुपये पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी, और सबसे पहला सवाल यही था मेरा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में कितने फायदे में नजर आ रही है? जितने काम आपने गिनाए, क्या आप इस बात का भरोसा जनता को दिला पाए हैं? वक्ता जी, 2014 में जो वादे किए थे लगभग 95% वादे को पूरा किया, 19 में 99% वादे को पूरा किया, 24 में जो हमारा विकसित भारत संकल्प भारत का है, जो कृषि अर्थव्यवस्था बनाना, देश को महान बनाना है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और हमेशा हम जो वादे करते हैं, चाहे पुराने 70 साल पुराने वादे हो, चाहे 500 साल पुराने वादे हो, उस वादे का अगर हम लोग ने एजेंडा लिया और कुर्बानी देने के बाद भी इस देश को हम लोगों ने देने का काम किया। चाहे देख सकते हैं हम लोग, राहुल गांधी जी हम लोगों को चाहते थे, मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन चेन्नई नहीं बताएंगे। हम लोग यानी कि कुल मिलाकर राम मंदिर का मुद्दा आप उठा रहे हैं और आप चाहते हैं कि राम मंदिर को देखते हुए जनता आपको वोट दे दे। ठीक है, समझ गई मैं। स्नेहा वर्धन, माफ कीजिएगा, मैं आपके नाम को एक बार फिर से दोहरा देती हूँ ठीक से, क्योंकि कई लोगों को आपत्ति हो जाती है कि उनके नाम को ठीक से नहीं दोहराया गया है। स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, अगला सवाल मेरा आप ही से है। सहमत हैं आप जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की हैं, आप इन बातों से सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि वो पूरे फायदे में नजर आ रही है, आप चाहे जो मर्जी कर लें, फिलहाल आपने रायबरेली की सीट को बचाने का ही प्रयत्न करें, आगे उससे आपका बढ़ना उत्तर प्रदेश में तो खैर लाजमी नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बातों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही में इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये एहसास हो चुका है कि प्रधानमंत्री जी पहले 2 चरणों में जिस तरीके से घूम रहे थे कॉन्फिडेंस से, वो वापस आ गए, विकास के मुद्दे से हटके अब वापस आ गए हैं अपने मूल मुद्दे पे, जो उनकी बैटिंग की पिच बनी हुई है हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, उस पे आ गए और भाषाई मर्यादा गिरते जा रही है। तो वो बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री जी खुद अपने परफॉर्मेंस को दोहराने में पूरी तरीके से असफल दिख रहे हैं, इसलिए वो मजबूरी में वापस से आ गए हैं ध्रुवीकरण की राजनीति पर। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने जिस तरीके से दिया है टिकट, वो आप लोग खुद जो अभी प्रतिशत आप बता रहे थे, जिसमें पिछले बार से 1-1% ब्राह्मण और राजपूत में कम किया गया है, लेकिन जातियों के आधार पे जिस तरीके से अगर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी एक राजनीतिक दल के द्वारा, तो किस तरीके से ये काम हो पाएगा। और ये लोग चूंकि देखिए शुरू से अजय मिश्र टेनी जैसे लोगों को ये लोग दे देते हैं टिकट, ये दे देते हैं, वैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को दे देते हैं टिकट, परिवारवाद भी बोल गए थे अभी धीरे से ये प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये सोचते नहीं है कि ये लोग बोलने से पहले ये कम से कम एक बार अपने आप से आत्मचिंतन कर ले कि आखिर आत्ममंथन करने के बाद आपको क्या ये लगता है क्या कि आप परिवारवाद से दूर है? परिवार उनका होता है जिनका इतिहास होता है, इतिहास उनका होता है जिन्होंने कुछ काम किया होता है, काम उन्होंने किया है जिन्हें मौका जनता ने दिया होता है। तो निश्चित तौर पे ये समझने की बात है, अभी धीरे धीरे आप लोग इस चाशनी में अभी 10 साल में ही इतना रंग बदल लिया आप लोगों ने, तो आने वाले समय में अगर 13 सीटों पर कैसे बनाएंगे रणनीति अगले चौथे चरण में? और रही बात, आपने वक्ता जी एक बात कह दी आपने कि रायबरेली बचाने के लिए, नहीं,
हम लोग देश बचाने के लिए चले हैं और अभी भी हमारे मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आएंगी तभी तो देश बचा हमारे मुद्दे पाएंगे। वही। सीटें नहीं आएंगी तो देश कैसे बचाएंगे? देश बचाने के लिए आपको सत्ता चाहिए होगी, सत्ता लेने के लिए आपको सीटें चाहिए होंगी। वक्ता जी, ये आप कह देंगी कि सीटें नहीं बचेंगी तो हो सकता है, मे भी ये आपका परसेप्शन हो, लेकिन न्यूज रूम से बाहर की मेरा कोई दुनिया होती परसेप्शन नहीं है, मैं तो आप ही का परसेप्शन पूछ रही हूँ कि क्या है। भी एक परसेप्शन होता है। जब वोटर जा रहे हैं उनसे एक बार बात कीजिए और समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना आक्रोश है। और अब तो प्रधानमंत्री जी की जो वक्तव्य आने लगे हैं और अमित शाह जी के, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं है कहने के। देखिए, नैरेटिव सेट करने की बात है तो वो तो हर पार्टी सेट कर रही है नैरेटिव। अगर कल का मुद्दा आपको पता हो तो उसके बाद नैरेटिव सेट करने की कोशिश चाहे कांग्रेस पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी करे या समाजवादी पार्टी करे, हर पार्टी अपनी जनता का वोट पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी वर्ग के लिए एक नैरेटिव सेट करती है। इससे तो आप भी अछूते नहीं है। नैरेटिव तो सेट करने का काम कांग्रेस पार्टी भी करती है या नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी ने एक ही नैरेटिव सेट किया, वो है विकास का, वो है युवाओं को रोजगार देने का, वो है किसानों को एमएसपी देने का, वो है किसानों की कर्ज माफी। चौथे चरण की 13 सीटों की क्या तैयारी है? नैरेटिव जी, चौथे चरण की 13 सीटों की क्या तैयारी है आपकी फिर? क्योंकि तैयारी पूरी है। जमीन पे आप देखिए हम लोग मुंह से नहीं बोलते, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है। सर, पिछली बार ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी ना, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि कितनी पुख्ता तैयारी है। मोदी मैजिक कर करके आप अब वापस बैकफुट पे आ चुके हैं और जनता बता चुकी है कि अब पूरी तरीके से वो इंडिया अलायंस के साथ है और 2 चरणों में उसने साथ दिया है, तीसरे में भेज देगी और 7वें चरण तक यही हाल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की यानी कि मोदी का मैजिक नहीं चलेगा इस बार। मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस है, ठीक है, भाजपा वर्सेस नहीं है, क्योंकि मोदी जी अपने दल से भी ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात मान ले लोग। ठीक है, पूजा जी का रुख कर लेती हूँ। पूजा जी, देखिए, हमेशा से ये रहा है कि आपका एक कोर वोट बैंक रहा है समाजवादी पार्टी का। जब भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात आती है, एक बड़ा क्षेत्रीय दल जो कहलाता है वो समाजवादी पार्टी ही होती है। जब भी जहन में नाम आता है तो वो समाजवादी पार्टी होती है और एक कोर वोट बैंक आपका पिछले कई समय से रहा है मुस्लिम और यादव। लेकिन चाल कुछ अलग चल रही है समाजवादी पार्टी इस वक्त। मुस्लिम और यादवों को छोड़कर इस बार आप ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। देखिए वक्ता जी, ऐसा कोई कार्ड नहीं खेल रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और अपने प्रत्याशी उतारी है चुनाव जीतने के लिए। और जैसे कि हमारा नारा, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जैसी जनसंख्या रही है, जितना आकलन रहा है, जिस तरीके से सीटें रही हैं, उन सीटों के हिसाब से किसे टिकट देना सही रहेगा, कौन प्रत्याशी जीत के निकलेगा, कौन मजबूती। आपको पता है वक्ता जी कि चुनाव में ये जरूरी है कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जिनकी छवि साफ हो, जो है जनता के बीच में रहे, जनता से जुड़े रहे और सीट को भी जीत के हमें दे। तो इस तरीके से जो है सीटों का बंटवारा हुआ है। हम ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ नारा दे दिया कि जो है जिसकी जहाँ पे संख्या रहेगी हम उसको टिकट देंगे। हमने उसको यथार्थ किया, हमने उसको टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो इस बात का खासा ध्यान रखा कि जो जहाँ पे लेकिन आपके इस फैसले से जो आपका कोर वोट बैंक है वो छिटक रहा है, उससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यूपी में 20% मुस्लिम और यादवों की संख्या है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 6.5% लोगों को आपने टिकट दिया है। तो क्या नहीं लगता है कि लोग नाराज हो जाएंगे? तो आपके लिए ये 18-19% भी मायने रखता है। और उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी मैदान में हूँ, नहीं लगता है आपको हर कदम पर आपको अपनी रणनीति तेज और पुख्ता बनानी होगी? देखिए वक्ता जी, हमारी रणनीति तेज और पुख्ता है और आपने ये सही कहा कि भाजपा के लोकप्रिय, पर देश के लोकप्रिय नेता नहीं है माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री पहले रहे हैं और जो है अब जिस तरीके से उनके जो है वर्चस्व बदलते जा रहे हैं ना देश के हिसाब से, तो जनता उनको डिसलाइक कर रही है। कोई भी जनता नहीं चाहता कि देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके की भाषण सुनने को उनको मिले। उनको लगता है देश का प्रधानमंत्री देश का गौरव होता है, भले वो किसी भाजपा का कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बोल निकल रहे हैं वो जो है अब सिर्फ भाजपा के लोकप्रिय नेता रह गए हैं, वो देश के लोकप्रिय नेता नहीं रह गए हैं। और हम तो मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं, जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अपने मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो और कह रहे हैं कि 99% हमने जो मैनिफेस्टो को पूरा किया। जनता इन पे कैसे भरोसा करेगी? इन्होंने 2 करोड़ का जो वादा किया था रोजगार देने का वो नहीं दिया,
इन्होंने हेल्थ सेक्टर ठीक नहीं किया, एजुकेशन सेक्टर ठीक नहीं किया। वादा तो इन्होंने किया था, अब क्यों मैनिफेस्टो से गायब है? अभी इन्होंने फिर मैनिफेस्टो में कुछ चीजें ऐड की हैं, तो जनता इन पे कैसे भरोसा करे कि जो पहले इन्होंने कहा था वो नहीं किया, अब दूसरा मैनिफेस्टो लाया तो पुराने की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, महंगाई की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और इसमें जो अब कह रहे हैं जरूरी है क्या कि फिर ये उसको पूरा करेंगे? जनता जानती है कि जनता आपको एक बार ठगेंगे, 2 बार ठगेंगे, हर बार थोड़ी जनता ठग लेंगे आप। जनता बिल्कुल जानकार है और वो अपने मुद्दों को समझती है, और मुद्दों पे जो चुनाव लड़ रही है और इंडिया अलायंस मुद्दों की ही बात कर रही है वक्ता जी। ठीक है, स्नेहवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको, स्नेहाशीष वर्धन जी, कि मुद्दों पर खेला जा रहा है चुनाव, और ये चौथे चरण का चुनाव मुद्दों पर है कि नहीं है? मुद्दों से भटकने के काम किया जा रहा है मुद्दे पर? मुद्दों पर क्या प्रधानमंत्री जी और उनके जो मातहत जो उनके कहिए, क्योंकि ये गैंग है एग्जॉशन का, ये जो जिस तरीके से एक गैंग चला रहे हैं, उसी गैंग में तमाम शागिर्द हैं जो मुद्दों से भड़काने के में लगे हुए हैं। आज तो इस तरीके का बयान आ गया कि 15 सेकंड और 15 मिनट पता नहीं क्या है, इस तरीके का हम लोग का कभी सनातन धर्म इस तरीके से कभी बात करने वाला ही था, लेकिन आज इस तरीके से ये लोग बातें करने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी वापस से बैकफुट पे आ चुकी है। तो पता चल गया है कि उसने काम किया नहीं, तो आप हिंदू मुस्लिम करने से चुनाव में वोट मिलेगा। और सबसे बात और सही बात है, पूजा जी ने उस बात को पॉइंट आउट किया, मैं तो अपने कर रहा था, 99%, 95% अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने डिलीवर कर दिया है अपनी घोषणा पत्रों को। लेकिन सुना जाए, सोचा जाए, तो जनता से अगर पूछ दीजिएगा अभी एक पोल कराकर कि भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 के अपने घोषणा पत्र को ही लागू कराता है, तो राम नहीं। और राम मंदिर बनाने का ये क्रेडिट ले रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। ये बात बेशर्मी के साथ बोलना बंद करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग। ठीक है, राकेश पोद्दार जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? वक्ता जी, इन्होंने जो बेशर्मी की बात कही, हम लोगों ने 1990 से लगातार कहते रहे कि राम मंदिर हम लोग बनाएंगे, उसको बनाने का काम किया। मैंने इस बात को पहले ही बोला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। आपने क्या किया उसमें? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी क्या मैनिपुलेट करते हैं क्या आप लोग? कहना क्या चाह रहे हैं? सुन लेते हैं, जवाब ले लीजिए जी। संविधान और नियम के कानून के बारे में जानकार होंगे तभी बोला कीजिए। संविधान को बदलने वाले लोग क्या बात करेंगे? 400 चाहिए सीट इसलिए क्योंकि संविधान बदलना है। बोलिए, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आप बदल दे रहे हैं, बताइए ये चीज। वक्ता जी, इसको सब चुप कराइए, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बड़ी पानी क्या बोलना चाहते हैं? फिर सुनने के लिए बैठे हुए कि 95% डिलीवर कर दिया, 99% कर दिया, हमने बना दिया राम मंदिर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वर्डिक्ट को तो सम्मान कीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? जवाब तो ले लीजिए स्नेहाशीष जी, बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे सुनेंगे बात को? सुन तो लीजिए। वक्ता जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, और एक में एक नागरिक होने के नाते मैंने प्राण प्रतिष्ठा में बैठा था और हम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया लगातार। वही राहुल गांधी जी तर्ज कथा करते थे, तो हम उस पर। तो एक बात बताइए राकेश पोद्दार जी, क्या सिर्फ राम मंदिर पर ही आप चुनाव लड़ लेंगे? इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये बात क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आप इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? राम मंदिर तो बन गया ना। और कोई मुद्दा है? काम स्नेहाशीष जी, सवाल मैं कर रही हूँ सर। काम करने के बाद तो लोग बोलता है कि सवाल कर रही हूँ मैं, रोजगार दिया है। बैठी हूँ स्नेहाशीष जी, मैं बैठी हूँ स्नेहाशीष जी, सवाल कर रही हूँ मैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं स्नेहाशीष जी, सिर्फ आप सुना रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। इनका सुनेंगे हम बैठ के, इन्होंने राम मंदिर तो क्या सुनना नहीं, सिर्फ सुनाना है? नहीं, ये क्या ये डिबेट का क्या तरीका है कि सुनने नहीं बैठे हैं? पहले बोलने का इनको दिक्कत है कि चुप कराइए। ठीक है सर, बीच में मत बोलिए, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। मैं आपके पास भी आऊंगी, मैं आपको भी मौका दूंगी उनके जवाब को सुनकर, फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। लेकिन दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो ना तो मैं समझ पाऊंगी और ना जिस जनता को आप समझाना चाहते हैं वो ही समझ पाएगी। जी राकेश पोद्दार जी कहिए। देखिए वक्ता जी, सवाल इन्होंने उठाया था, चुनाव घोषणा होने से पहले 3 मार्च को लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, और ना इन्होंने फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो सनातनी नहीं है, तो सब इन्होंने उठाया। विकास के नाम पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 दिन पहले क्या कहे थे कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री
हिंदू थे, मुख्यमंत्री हिंदू थे, तो फिर देश की स्थिति क्यों खराबी, सनातन क्यों खतरे में है? तो मैं कहना चाहता हूँ तो 1990 में भी तो हिंदू प्रधानमंत्री थे, 74 में भी तो हिंदू प्रधानमंत्री थे, 76 में हिंदू प्रधानमंत्री थे, 84 में क्या हिंदू क्या प्रधानमंत्री कहना थे। चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं सर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ राकेश जी, हाँ, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मुस्लिम करना चाह रहे हैं वक्ता जी, सटीक जान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, जो ध्रुवीकरण करने की आदत है वो वही करना चाह रहे हैं। मैं जान वरना इनको क्या क्या कहना चाह जाने रहे की हैं? हिंदू पे नहीं, या किसी जो धर्म पे। ठीक है राकेश पोद्दार जी। भाजपा कंफ्यूज है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। भाजपा प्रियाशीष खुद जी कंफ्यूज है। धैर्य नहीं है आपको, वाकई में आप धैर्य नहीं बिल्कुल रखते हैं धैर्य सर। नहीं है, बिल्कुल धैर्य नहीं है नहीं मुझे। तो बिना धैर्य के बिल्कुल कैसे धैर्य डिबेट नहीं करेंगे है। सर? कैसे करेंगे? बिल्कुल धैर्य नहीं है। जब आप बिल्कुल अपनी धैर्य बात नहीं है। सुनाना चाहते हैं तो ऐसे- आपको ऐसे बात जवाब सुननी भी के तो लिए हम लोग पड़ेगी ना। नहीं बैठे हैं। नहीं आपको ऐसे अगर जवाब इतना समय दे रही है फिर भी गोल गोल घुमा रहे, जलेबी मारने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है क्या? राकेश पोद्दार जी जल्दी से बात को खत्म कीजिए सर। वक्ता जी सवाल इसने इन्होंने पूछा था, सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है। लालू प्रसाद यादव भी कल चुनाव हो रहा है, राम मंदिर पे चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए। अरे सुनो पहले बात सुनो, मैं बहुत देर हिसाब मत बोलो, ठीक है? हिसाब से बोलो थोड़ा हिसाब से बोलो, मर्यादा में बोलो। कि लालू प्रसाद यादव ऊंची आवाज से मत बोलो और इज्जत के साथ बोला करो। तुम्हारा चाचा श्री फिजूल मत बोला करो, कुछ बात करने के लिए है नहीं। चिल्लाए जा रहे हो। अरे सुनो, आप सुनो मंदिर का इस्तेमाल किया करो। मुद्दे को देखिए ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। प्रियाशीष जी, राकेश पोद्दार जी, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे करेंगे सर? जैसे फेसबुक दफ्तर प्रधानमंत्री वैसा उनका फेसबुक प्रवक्ता बनता गया है। अरे एंटायर डिग्री वाले, फर्जी डिग्री वालों, कम से कम शर्म करो बोलने से पहले। ये तरीका और भाषा की मर्यादा ये रखो। बिल्कुल भी सही तुम तरीका काम करना नहीं हमें है भी आता डिबेट है। करने का, ये तरीका नहीं है सही। सलाम हमें भी करने आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राकेश मैं आपको सरकार बार भी बार हिसाब से समझा रही हूँ कीजिएगा भविष्य में। और मैं भविष्य बार में बार किसी कह भी रही हूँ कि नेता सर भविष्य में आप हिसाब अपनी से बात को कीजिएगा। रखिए लेकिन इस सामने तरीके वाले से को भी अगर सुनिए। बोलिएगा। और पूजा मिश्रा जी सपा से जुड़ी हुई हैं और राकेश पोद्दार जी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए राकेश पोद्दार जी, साफ तौर पर सवाल इस बात को लेकर था, लेकिन आपने बात को घुमा फिराकर इतना बढ़ा दिया, ना तो आप जवाब दे पाए और जिस कंक्लूजन पर पहुंचना है वो भी उसका नहीं निकल पाया। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन मुद्दों को उठाया गया है, क्या उसमें सबसे आगे आपका मुद्दा सिर्फ राम मंदिर ही है? राम मंदिर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं आप? जो जनता आपको वोट करने जाए सिर्फ राम मंदिर को देखकर करने जाए? देखिए वक्ता जी, हम लोग तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमने आपसे पहले आपने डिबेट में मैंने विकास की ही बात की। पहले पुराने काम आपको मैंने गिनवाया कि 14 में हम लोगों ने वादे किए, 19 में किए और 24 में नए वादे के साथ मेरा ये नया वादा है। 10 संकल्प जो हमारे मेन है उस पर हम काम करना चाहते हैं। हमने तो विकास की बात की। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता है देश में, उन्होंने 7 मई को खुद उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण जो है मुस्लिम को देना चाहते हैं। हम नहीं बोले, आप धर्म की बात करते हैं, आप ही आरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद हमने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, वो 4-5 दिन पहले क्या करते हैं, हिंदुओं की बात उठाए कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो फिर भी नहीं तो ये इतना हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाए, ये बताइए ना। एक भारतीय के तौर पर क्यों ना देखा जाए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्यों हिंदू मुस्लिम? इसका जवाब और दे दीजिए मुझे। आप उसके बाद वक्ता जी शेर पितोदा की कल किसने उनका बयान देखा, पूरा दिन कल चला, सुनो शेर पितोदा की कहते हैं। ठीक है, समझ गए सर, बताइए। समझ, मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का अर्थ है कि आप धर्म की बात करिएगा तो उसका सवाल का जवाब तो हम देंगे। हम तो कहते हैं कि विकास के नाम पे है। आप बताइए आपके क्या रोड मैप है, 2024 में क्या रोड मैप है? रोड ठीक है, जान लेते हैं पूजा जी से, जान लेते हैं। और मैं 1 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। आप पूछिए कि सपा की हमारी बहन बैठी हुई से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र अलग है, तो कांग्रेस का प्रवक्ता जो आपके यहाँ से चला गया उससे पूछिए आपका घोषणा पत्र अलग है। बिहार के अंदर कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग है, देश के अंदर कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग है। तो बताइए, जनता को ठगने की बात नहीं कर सकती। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को उठाएगा, इस बात को सवाल तो करेगा, पूछेगा कि भैया देश के प्रधानमंत्री तो कहेगा क्या आपका एजेंडा, क्या आपका रोड मैप था। हम तो ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ पूजा मिश्रा जी, क्या रोड मैप है आपका, बता दीजिए। पूछ रहे हैं क्या रोड मैप है, किस रोड मैप पे आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि इधर तो दिख रहा है कि पीडीए के लिए आप तो यादवों को, अपने कोर वोट बैंक को ही भूल गई हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। हम किसी भी इंसान को, किसी भी जो है समाज को
और किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को नहीं भूल रहे हैं, ना ही पीछे छोड़ रहे हैं। हम सबके साथ में खड़े होकर सबको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे हैं विकास की बात करें, विकास की बात करें, पर गिना नहीं पाएंगे। ले देंगे रोड बोलेंगे, राम मंदिर बोलेंगे और विकास के नाम पे क्या कह देंगे 370, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है। लिख के ले ले इनके। ये मुझे बस ये नहीं बता पाएंगे कि यूजीसी जो है साल बदर साल जो है एजुकेशन का फंड क्यों कट कर रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। ये कांग्रेस की भी मैनिफेस्टो कह रही है, समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो कह रहा है। सिर्फ एजुकेशन तो फ्री दोनों होनी ही चाहिए, जॉब देने की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टो भी एक ही है या फिर अलग है समाजवादी पार्टी का किसी जगह पर, या सहयोग से ही बना है मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक ही है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो है अपना मैनिफेस्टो बनाया, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया। क्या है आपके मैनिफेस्टो में? हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम एजुकेशन फ्री देंगे, हम जो है आपको किसी एक वर्ग विशेष को या सबको? सबको। वर्ग विशेष की कहाँ बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं समाज की बात हो रही है। सबको में कौन, एक बार ठीक से बता दीजिए हमारी जनता को, कौन? सारे सब में तो सारे जो भी एलकेजी से लेके एलकेजी से लेके ग्रेजुएशन तक की या गरीब, जो है बेटियां जो है केजी से लेके ग्रेजुएशन तक की बेटे सब। हाँ, एक समीकरण सेट कर रखा होगा कि गरीबी रेखा से नीचे है या फिर पीडीए में जो आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुफ्त सबको। आप एक बार शायद मैनिफेस्टो पे गो थ्रू पे चले जाइएगा, बिल्कुल सबको। इस बात को याद रखा जाएगा। पूजा जी, आपने कहा है कि सबको फ्री में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो बेटियां हैं, हाँ एलकेजी से लेके ग्रेजुएशन तक जो बेटियां हैं, किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज से आती हो, सबको मुफ्त। जो बेटियां हैं, इसे वर्गीकृत मत कर दीजिएगा, इसे वर्गीकृत मत कर दीजिएगा। नहीं, वर्गीकरण कभी नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी जो है वर्गीकृत तो कर ही रही है ना। देखिए, पहले एमवाई फॉर्मूला चला, उसको आपने पीछे छोड़ा, फिर आप अब पीडीए के फॉर्मूले पर आ गए हैं। अब पीडीए के फॉर्मूले में भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको ब्राह्मणों का और ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए? आपकी लिस्ट में ये नहीं आते हैं? बस्ता जी, ये आप कहाँ से? मैंने पहले भी बताया, मुझसे कई बार आपके चैनल पे ये पीडीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार, और मैं हर बार बताती हूँ कि अब फिर आप कहेंगे कि एक जो है कई सारा जो है मतलब होता जा रहा है। अब आप खुद को चाहते हैं कि मैथ्स लगाई जाए, जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना नहीं है, तो फिर हमने फिर आप मैंने बताया फिर यही मैंने न जाने कितनी बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, हमने भी जो है पीडीए को बार बार बताया हुआ है। उसके बावजूद भी आप फिर अपने तरीके से निकालेंगे और जो हम कहेंगे उसको मानना नहीं होता है। हम बार बार कहते हैं पीडीए क्या होती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पहले तो पिछड़ा के डेफिनेशन आप निकालते हैं ओबीसी से। पिछड़ा कौन हो गया? हम ये कहते हैं कि जिनको चाहे जो है आर्थिक कारण रहा हो, हम उनको जो है आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और एक का मतलब है अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े। तो फिर आपको इससे भी कष्ट हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों, आपको एक क्यूब करना चाहिए था। हम ये रख रहे हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन आप जो है हमारी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। और जो भाजपा कह रही थी कि जो है भाजपा प्रवक्ता कह रही थी आपने रोड मैप क्या बनाया हुआ है, हम अग्निवीर जो व्यवस्था है ना उसको खत्म करने का रोड मैप बनाए हुए हैं। जो आपने जो है भर्तियां नहीं कराई हुई है, जो रेगुलर भर्तियां थी उसको रोक रखा हुआ, वो हम कराने का जो है रोड मैप बनाया हुआ है। जो पेपर लीक करके आपने जो युवाओं को बेरोजगार कर रखा हुआ है ना, उनको रोजगार देने का रोड मैप हमने बनाया हुआ है। जो आपने महंगाई को जो है आसमान से पहुंचा दिया है, उसको नीचे लाने का जो है हमने रोड मैप बनाया हुआ है। जो आपने जो है आर्थिक स्थिति में जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है ना, 10% लोगों के पास में 77.7% देश का वेल्थ है और जो है 60% लोगों के पास में 4.7 देश का वेल्थ है। उस गैप को कम करने का रोड मैप हमने बनाया हुआ है। हमने एजुकेशन, हेल्थ पे वर्क करने का जो रोड मैप बनाया हुआ है, बिजली फ्री देने का रोड मैप बनाया हुआ है। ये हमारा रोड मैप है और हम इसी पे कार्य कर रहे हैं। हमने एक बार भी मंचों से जो है हिंदू की बात नहीं की, मुस्लिम की बात नहीं की। आज जब आप अटैक कर रहे होते हो तो ये जनता को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो हम क्लियरेंस बस देते हैं। उसके अलावा हम बिल्कुल धर्म की ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। अच्छी बात है। चलिए, आप कहते हैं कि राम मंदिर जो है आपका एजेंडा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, राम मंदिर बना, बहुत स्वागत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम जो महंगाई कम नहीं करेंगे, एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का भी रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का भी रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर रहा है, उससे तो जनता काफी डरी हुई है।
नहीं, जनता कहीं नहीं डरी हुई है, ये भाजपा डरी हुई है, ये सत्ता के पक्ष के लोग डरे हुए हैं। देखिए, अगर मैं कहूंगी कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो है क्राइम अब बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे पहले केसेस दर्ज नहीं होती। भाई, ये कैसी बात होती है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, फिर ये कहेंगे केसेस दर्ज नहीं हो रहे थे। आप जो है नवनीत राणा देखिए कितना भड़काऊ भाषण दिया, आप एक्शन नहीं लोगे। प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर भाग गया, आप एक्शन नहीं लोगे। आप कुलभूषण चटर्जी का टिकट नहीं काट पाए, आप जो है अजय टेनी का टिकट नहीं काट पाए, और आप जो है देश की उन्नति की बात करेंगे। देश जो चाइना जो है, चाइना पे आप रौब जमाते हैं, पता नहीं किस मुंह से कहते हैं आप रौब जमाते हैं, और 60 दिन हो गए हैं जो है वहाँ पे सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना अंदर। डिनाई कर सकते हैं क्या? उनसे पूछिए क्या इन्होंने एजुकेशन के बजट में कटौती नहीं की? उनसे पूछिए क्या इन्होंने हेल्थ के बजट में कटौती नहीं की? इनसे पूछे तो कटौती हुई कि नहीं हुई? इन्होंने स्कॉलरशिप क्यों रोका बच्चों का? जो पहले स्कॉलरशिप आते थे पूरा तो दिया ही नहीं, उसमें हाफ कर दिया। अब क्यों कर देते? बोलेंगे इधर फंड नहीं आया, उधर फंड नहीं आया, बच्चे परेशान रहते हैं। ये सब क्यों कटौती की? जो फंडामेंटल राइट है वो तो देते। ठीक है, जवाब लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, जवाब दीजिए। देखिए, इनके जो बातों का था, इन्होंने कहीं आंकड़ों की बात नहीं की, घुमा फिरा के फिर वहीं पहुंच गए जहाँ। मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, मैं कह रहा हूँ 10%। आप आंकड़ों की बात पे मत आइए, मुझसे ज्यादा आंकड़ा आपने नहीं रखा होगा। आप बताइए कि जो है बेरोजगार जो है, अभी आपका बेरोजगार जो परसेंट है ना, वो जो है 67.7 है, और उसमें जो 83% लोग वो बेरोजगार हैं जो कि जो है ग्रेजुएशन है, जिनका हायर एजुकेशन है, और ये एज जो ग्रुप है वो 25 से लेकर 35 है। आप जो है युवाओं को देते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, 10 साल में 70% जो है फेल हो जाता है। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल डाटे देते मत आइएगा। अब तो आंकड़ा भी मिल गया, बताइए, जवाब दे दीजिए। नहीं, ये बात तो ठीक है, बेरोजगारी महंगाई पर क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तमाम दावे वादे आप कर देते हैं। ठीक है वक्ता जी, मैं आ रहा हूँ। महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई का रेट 2014 में 11% था। आज महंगाई की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4.8% है। इन्हें बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी 2019 के बाद बेरोजगारी का परसेंटेज मैं कह रहा हूँ मतलब 5% आप 2014 के पास चले जाइए, 2014 के पीछे चले जाइएगा। मैंने बोला कि आप आंकड़े पे मुझे नहीं टिक पाएंगे, मेरे आंकड़े में कुछ सटीक रखे हुए हैं। 2014 आप 2019 से कंपेयर करिए, 2014 से कंपेयर करिए। 2014 के पहले जो है बेरोजगारी दर कम थी, 2019 तक आपने इतनी बढ़ा दी, फिर उसी को आपने कम किया हुआ है। आप अपने से ही कम्पीट कर रहे हैं। एक बार पूरा जो आप सिलेंडर लेके गए 1000, ठीक है, उसके बाद में आप 850 कर दिए, अब आप कह रहे तो कम हो गया। आप बताइए 2014 के पहले। चलिए, राजनीतिक तौर पर भी समझ लेते हैं, राजनीतिक तौर पर समझ 2014 और 19 की बात करना चाहते हैं तो मैंने कहा ना कि मैंने 17 राज्यों में हमारी सरकार और देश की सरकार मिला के कुल मिला के 1 करोड़ लोगों को हमने रोज। हाँ, मणिपुर में भी आपकी सरकार थी, और राज्यों में जहाँ पर भी आपकी सरकार है, हर तरह की जनता रुकी है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। भूपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं? चौथा चरण करीब है और 13 मई को वोटिंग होने वाली है चौथे चरण की। अब अगर चौथे चरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कितने फायदे में है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कितने फायदे में है, और जिस तरह के इन लोगों के मुद्दे हैं, जातिगत समीकरण साधा गया है, किसको फायदा किसको नुकसान, क्या लग रहा है इस बार बाजी पलटेगी? भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी, एक बार फिर से आप अपना प्रश्न करिए सर। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, चुनाव जब शुरू होते हैं और भारत जैसे विशाल देश में 7 चरणों में चुनाव है और यहाँ की आबादी के हिसाब से लगभग 100 करोड़ मतदाता है। शुरुआत में तो मुद्दों की बात होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, उससे राजनीतिक इशू उसमें परिवर्तित होने लगते हैं। नेताओं की कथनी पे उसके मास कम्युनिकेशन जो करते हैं वो सभाओं में, और उनके जो पार्टी के नेता होते हैं उसको वो लपकते हैं और उसी को लीड करके आगे चलते हैं। और ये जो चुनाव है, चौथे चरण में चुनाव हो गए, उसमें निश्चित रूप से अभी जैसे शहंशाह के कथन और शहजादे वाला जो बात आ रही है, तो ये पर्सनल और आते जाते पर्सनल होते जाएंगे, तुष्टीकरण होता जाएगा, हिंदू मुस्लिम होता जाएगा और विदेशी अराजकता शक्तियां भी आती जाएंगी।
तो अभी जो प्रवक्ता यहाँ पे तो बात कर रहे थे एजुकेशन वाली, फ्री एजुकेशन या महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जिस तरह से, वो तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव समर में आते हैं तो वो इशू निश्चित रूप से गायब हो जाते हैं। हमने अभी 3 चरण के जो चुनाव देखे हैं, निश्चित रूप से शुरू में तो इस तरह से बात हुई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपना तापमान बढ़ा रहा है, जिस तरह से गर्मी तापमान बढ़ा रही है, उसी तरह से राजनीति का तापमान भी बढ़ रहा है और उस तरह से इशू उस तरह से डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं। और वो उनके जो पार्टी के जो नेता हैं और नेताओं के, या भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उस तरह से वो अपने, चाहे वो डिबेट में हो चाहे आम छोटी जनसभाओं में हो, उस तरह से वो ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लेना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, जो महत्वपूर्ण के बिंदु हैं, जो कि वैश्विक रूप से भारतीयता को प्रमाणित करने वाली बात होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में नहीं ऐसे में मुख्य मुद्दा तो देखिए विपक्ष का तो यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो समीकरण हिंदू मुसलमान का बन रहा है। लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान करके जातिगत तौर पर भारत को बांटकर, लोगों को बांटकर, रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लगता है कि इन मुद्दों पर जाकर जनता वोट करना चाहेगी। और जिस तरह के 3 चरणों में हम देख रहे हैं चुनाव का प्रतिशत जो गिरता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई उजागर कर रहा है कि जनता भी थक हार चुकी है, कि उसके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है जिस पर वो विश्वास कर पाए। देखिए जो मुस्लिम वोट है वो कलेक्टिव वोट है और वो निश्चित रूप से एक पैच करके वोट चलता है। और जो हिंदुत्व की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो अपने मुद्दे, वो कलेक्टेड वोट की वो ना कहीं तो राजनीति में इस तरह से परिवेश में आएंगे, क्योंकि अपने वोट को डाइल्यूट नहीं होने देते हैं। वो कलेक्टिव वोट जब डलता है, उसके परिणाम निश्चित रूप से सत्ता के केंद्र के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे राम मंदिर की डेट उस तरह से सुनिश्चित की जाती है और आस्थाओं पे प्रहार होता है और धर्म एक राजनीति का अंग है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन ये धर्म में ये भी कहा गया है कि विकास, समग्र विकास की भी अवधारणा होनी चाहिए। और आप चैनलों में और सब जगह से इस तरह से लोग सहमत तो होते हैं, लेकिन इन पहलुओं को कोई छोड़ नहीं सकता और न ही नकार सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव, जैसे ही चुनाव और बढ़ेगा, टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा। और जो आपने वोटिंग प्रतिशत कहा है, तो वोटिंग प्रतिशत में निश्चित रूप से 2 चरणों में गिरावट हुई थी, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर लगी, तीसरा चरण उन्होंने संभाला, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो और जो एनजीओ, जो संगठन है और जो मीडिया के कंपोनेंट है और जो चुनाव आयोग है, उन सारे लोगों के मिलने के समग्र प्रयास से वोट का प्रतिशत तो बढ़ा है कि लोगों हर चीज को सहभागिता होनी चाहिए। और ये अनुमान नहीं लगाया गया था कि जिस तरह से जब वोट प्रतिशत डाउन होगा, जो 2 चरणों में होगा, क्योंकि हर वर्ग, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे अश्रमिक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे नए मतदाता हो, सारे लोगों में अवेयरनेस थी और जाके सब जगह देखा गया। लेकिन जब वोट मतदान में कन्वर्ट की बात आई तो ये प्रतिशत घटा, लेकिन अभी संभाल लिया गया है तीसरे चरण में। और मुझे लगता है कि चौथे चरण से अच्छा आएगा और लगभग पिछले वर्ष की तरह मतदान। भूपेंद्र जी, एक चीज और समझा दीजिए, पीडीए को किस तरह से देखते हैं आप, और पीडीए का मतलब क्या है राजनीतिक तौर पर, आप किस तरह से देख रहे हैं पीडीए को? देखिए, अब राजनीति उसके बिना तो रह नहीं सकती, पीडीए के बिना। क्या है पीडीए? आपने क्या है पीडीए? हेलो, क्या है पीडीए? हमारी जनता को बता दीजिए पीडीए क्या है। पीडीए तो अभी जैसे ये क्या जो कुशवाहा जी की पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी, उस तरह से जो उससे कलेक्टेड वोट को कर रहे हैं और जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो वो अब मैं तो एक पत्रकार की और राजनीतिक विश्लेषक रूप में इस चीज को ना परीक्षा देने की बात करूंगा, ना उसको आगे बढ़ाने की बात करूंगा। और जिस तरह से राजनीति में जो संविधान की अभिव्यक्ति की जो परिभाषा है और उस हिसाब से लोग करते हैं, तो वो निश्चित रूप से समावेशी होता है और वो कलेक्टिव भी होता है। ठीक है, ठीक है। राकेश पोद्दार जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए सर। देखिए, हमारा एजेंडा
वक्ता जी हमेशा है कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ते आया हूँ, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका, चाहे विधानसभा या लोकसभा। और देखिए हमारा कोई समीकरण नहीं है, हम लोग कोई समीकरण नहीं बनाते, माई समीकरण या बाप समीकरण जो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में पीडीए है, माई समीकरण है, हम लोग ऐसा समीकरण नहीं बनाते। हमारा समीकरण यही होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। और उसके बाद हम 2019 में 25 करोड़ वोट पाए थे। वक्ता जी मैं बताना चाहता हूँ कि 25 के बाद अभी जो हमारा वोट आ रहा, चुनाव आ रहा है, इसमें हम लोग लगभग 30 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया। हम अपनी योजनाओं के साथ जितनी भी योजनाएं, चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे सड़क हम लोगों ने बनाने की, उनके घर तक पहुंचाने की योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ, चाहे उनके घर बिजली पहुंचाने की हो, चाहे नल जल योजना के साथ पहुंचाने की हो, मतलब उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की बात हो, तो हम लोगों ने 30 करोड़ लोगों को लाभार्थी इस देश में बनाया। लगभग 85-86 करोड़ लोग इसमें चुनाव के मैदान में मतदान करने की क्षमता रखते हैं, जिनका वोटर कार्ड है, उन लोगों में 30 करोड़ लोगों को हम लोग लाभार्थी बनाने का काम किया। तो हमारा हमेशा रहता है सबका साथ, सबका विश्वास और प्रयास के साथ देश आगे बढ़ेगा। और हमारा एजेंडा है, हम लोगों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्था 24 तक बनाया, अब 24 और 29 के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था को बनाने का काम हमारा एजेंडा है। तो हमारा एजेंडा है, अब ये लोग कहते सोने की चिड़िया, हमेशा हम लोग सोने की चिड़िया नहीं, सोने का 1.5 लाख इस देश को 2047 के बीच में देंगे। जब 100 साल हमारा देश पूर्ण तरह 100 साल जब मनाएगा तो पूरा देश हमारा, आप देखते देश के प्रधानमंत्री G20 करवाते हैं, पूरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, मानव का कैसे विकास हो, पर्यावरण कैसे बचे, पशु और पक्षी कैसे बचे, उसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ये कहते विकास की बात, हम लोग हमेशा विकास से ही बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहता है इस बात को, इन लोगों के पास एजेंडा नहीं होता है। कभी सर पितोदा जैसे लोग सवाल उठा लेते हैं हमारे भारत के ऊपर, तो देश के प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना, आपने चुना, और 140 करोड़ जनता ने चुन को उनको भेजा। अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बयान देगा तो देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे ही। और हमने कहा, तेजस्वी जी बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं, हम तो चाहते हैं विकास की बात करिए, आप अपना एजेंडा रखिए, अपना रोड मैप रखिए। हम लोगों ने अपना संकल्प लिया हुआ वक्ता जी, हम लोग संकल्प पे काम करते हैं, चाहे हमारा 70 साल पुराना संकल्प को देखिए, चाहे 500 साल पुराना का संकल्प को देखिए, हम लोगों ने उस पर भी काम किया और नए संकल्प के साथ करना चाहते हैं। और हमारे राकेश पोद्दार जी, वक्त की कमी है मेरे पास जी। 16 करोड़ कार्ड, ठीक है सर, नहीं वक्त नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी राकेश पोद्दार जी। पूजा जी, जिस पीडीए को आप नकार रही हैं अभी, जिस पीडीए का आपने फॉर्मूला बताया, अखिलेश यादव तो खुद मंच से आकर उस पीडीए का फॉर्मूला बता रहे थे, अब अचानक से इतना परिवर्तन क्यों हो जाता है? जब ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बाकी के जो वर्ग हैं वो छूट गए हैं, एक बड़ा नुकसान हो सकता है सिर्फ इसलिए? नहीं वक्ता जी, ऐसा नहीं है। पीडीए का जो है, जो डेफिनेशन आपने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा होगा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही बताया होगा जो हमने बताया हुआ है। यही बताया उन्होंने कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन्होंने कभी नहीं कहा अगड़े आधी आबादी। नहीं वक्ता जी, आप जो है भूनिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा और ना हमने कभी सुना। नहीं कहा हुआ है। अभी मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल उन्होंने कहा हुआ है, आप आपकी रिसर्च टीम को बोलिए, बस रिसर्च करेंगे और वो बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए मैं इस बात पर अड़ी हुई हूँ पूजा जी कि पीडीए का मतलब अब लगातार क्यों बदला जा रहा है? चौथे चरण में आप हैं, ऐसे में इस रणनीति को बदलने का क्या मतलब माना जाए? पीडीए को चीख कर आपके अध्यक्ष जी ने बताया है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर क्यों अब अगड़ा हो रहा है? नहीं बदली, ये अब अगड़ा क्यों हो रहा है अल्पसंख्यक की जगह? रणनीति नहीं, वक्ता जी आप मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप क्यों बदल रही हैं? मैं बता रही हूँ आपको, कभी नहीं बदला गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है आप इंटरव्यू देखेंगे, देखे हैं, उन्होंने क्या कहा है वही सुना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उन्होंने बोला हुआ है। मैं उसी बात को रिपीट करूं, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ। जो हमारी पार्टी का जो संविधान है, जो हमारी पार्टी जो संविधान पे चल रही होती है, जो हमारी पार्टी लाइन रहती है, मैं वही बात बोल रही होती हूँ। मैं यहाँ पे खुद से कुछ नहीं बोलूंगी, खुद से बनाया हुई जो पार्टी हमारी कर रही है, जो हमारी पार्टी का संविधान है, पार्टी की जो वक्तव्य है, मैं उसकी बात ही कर रही हूँ। और हमारी पार्टी जो वर्क कर रही है, वो कर रही है जो है उन्नति के लिए। तो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को देखिए फॉर्मूला नहीं या तो पता है, या फिर अध्यक्ष जी ही के मुंह से शायद कुछ गलत निकल गया और जो हमने कुछ गलत सुन लिया। नहीं, आप जो है मैं बाकी कहूंगी कि जो है एक बार आपके साथ कंफर्म कर लीजिएगा, और ये जो जनता भी देखे वो भी कंफर्म कर लेंगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जो मैं कह रही हूँ पीडीए का, राकेश पोद्दार जी क्या कहा था? चलिए बता दीजिए, आप बताइए क्या कहा जी। उन्होंने कहा था पीडीए पिछले, दलित, अगड़े, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, ये जो है कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ठीक है राकेश पोद्दार जी,
याद है आपको क्या कहा था? देखिए, मैं अखिलेश जी की बातों पे नहीं, उनका जो अपना एजेंडा सेट कर रखा है उससे हम लोगों नहीं, हमारा एजेंडा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ देश आगे बढ़ेगा। हमारे लिए जिस तरह आप चौथे स्तंभ इस देश के, उसलिए आपकी हमको जरूरत है, हमें अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की जरूरत है। मैं एक चीज और बता देना, आप जितनी सारी बात करेंगे गोल को घुमाते हुए आंकड़ों पर बात नहीं करते हैं। जो शेर है ना कि फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपकी जो है जो रिसर्च टीम्स है वो बताती है कि जो है आप जो योजनाएं निकालते हैं किसानों के लिए 6% ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच पाती है, 6% तक ही किसानों तक पहुंच पाती है। और आज G20 समिति की बात कर रहे थे, G20 में 20 देश रहते हैं। वो कोई भी प्रधानमंत्री होता, G20 जो है होता ही, कोई भी प्रधानमंत्री G20 होती। जब आप ऐसी चीजों का श्रेय देना चाहते हैं जो आपने किया ही नहीं। चलिए, आपकी कमी है, माफ कीजिएगा राकेश मुंडा जी, पूजा जी, भूपेंद्र जी, मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।